जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल GCCP बाय AK अमर पर। आज से जो है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023, इसके लिए जो है एक सेट प्रत्येक दिन, जिसमें जो है समान ज्ञान और समान विज्ञान के प्रश्न सम्मिलित करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यह जो सेट है यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है। तो आइए 16 नंबर से, इससे पहले 1 से लेकर के 15 तक हिंदी और इंग्लिश का प्रश्न है, और 16 से जो है समान अध्ययन का है, और जो है उससे आगे जो है समान विज्ञान है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से जो दिया गया है विदेशी यात्री, इसका जो है क्रमानुसार मतलब काल के अनुसार इसको सजाइए। कौन पहले आया, उसके बाद कौन आया। तो थॉमस रो कब आया था? तो 1616 ईस्वी में आया था भारत। किसके समय में आया था? थॉमस रो। तो थॉमस रो आया था जहांगीर के समय में। उसके बाद जो है फाहियान है। तो फाहियान कब आया था? फाहियान आया था 402 ईस्वी में। फाहियान आया कब? तो 402 ईस्वी में। उसके बाद है वेनसंग। वेनसंग आया था 630 ईस्वी में। वेनसंग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। प्रश्न पूछता है कि वेनसंग किस शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। अब फाहियान किस समय में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और थॉमस रो तो जहांगीर के समय में भारत आया था। तो अब देख लिए पहले कौन आया? तो फाहियान आया 402 में, पहले ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर हो जाएगा वेनसंग 630 में। तो दूसरा, तीसरा और पहला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री था? आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आर्यभट्ट, वानभट्ट, धन्वंतरी और बेतालवेता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, आर्यभट्ट। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आर्यभट्ट के बारे में कुछ जान लीजिए। आर्यभट्ट जो है भारतीय गणितज्ञ था। आर्यभट्ट कौन था? तो भारतीय गणितज्ञ था। और भारत के जो पहले उपग्रह का नाम जो इसी के नाम पे रखा गया, आर्यभट्ट के ही नाम पे। भारत के पहले उपग्रह का जो नाम रखा गया है आर्यभट्ट के ही नाम पे रखा गया है। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था आर्यभट्ट का जन्म। यदि प्रश्न पूछेगा कि आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, तो आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पाटलिपुत्र में। और उसके बाद जो है भारत के पहले उपग्रह का नाम जो है किसके नाम पे रखा गया? तो आर्यभट्ट के नाम पे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? प्रश्न कह रहा है कि सिकंदर जो है भारत पे कब आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है 356 ईसा पूर्व में, 340 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में और 323 ईसा पूर्व में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर महान ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 13वीं शताब्दी में, अगला प्रश्न है 13वीं शताब्दी में डैश द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। आइए इस ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन है पहला अमीर खुसरो, ऑप्शन बी में मिनहाज ए सिराज, ऑप्शन सी में है जियाउद्दीन बरनी और ऑप्शन डी में है मिलाल सिराज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बरनी। कौन? तो जियाउद्दीन और बरनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है
दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी? प्रश्न कह रहा है 20 नंबर कि दिल्ली सल्तनत की जो है सर्वप्रथम महिला शासिका या राज्यकर्ता जो राज्य की, वो कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, रजिया सुल्तान। यदि प्रश्न यह पूछ देगा कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रजिया सुल्तान जो है यह इल्तुतमिश का जो है पुत्री थी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान का जो शासनकाल रहा है वो 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी के बीच में रहा है। 1236 से 1240 ईस्वी के बीच में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? प्रश्न क्या कह रहा है, गयासुद्दीन तुगलक ने जो किस वर्ष जो है तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की? ऑप्शन ए में है 1230 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1305 ईस्वी और ऑप्शन सी है 1320 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1390 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए। हो जाएगा इसका राइट आंसर 1320 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक ने जो है 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। कब? तो 1320 ईस्वी में। और गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना किया था। ये प्रश्न पूछेगा कि तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया, तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। प्रश्न पूछता है, बहुत बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? मंगोल के जो वंशज थे वो कहाँ के मूल निवासी थे? ऑप्शन ए में मध्य भारत, ऑप्शन बी में मध्य यूरोप, ऑप्शन सी है मध्य एशिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगोल के जो वंशज थे मंगोलों के वंशज मुगल जो कहाँ के निवासी थे, तो वो मध्य एशिया के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मध्य एशिया के निवासी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शासक ने बनवाया था? प्रश्न यह भी पूछता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। बोल रहा है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शासक ने बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में कौन बनाया था? तो अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न जो है हुमायूं के मकबरा के बारे में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मुगल काल का प्रथम स्थापत्य कला किसे कहा जाता है? तो हुमायूं के मकबरा को। प्रश्न यह भी पूछता है कि मुगल काल के प्रथम स्थापत्य कला का नमूना कौन है? तो हुमायूं का मकबरा। आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस कला को कैलोग्राफी कहते हैं? प्रश्न है कि किस कला को कैलोग्राफी कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सुंदर चित्रकारी, ऑप्शन नंबर बी है सुंदर लेखन, ऑप्शन नंबर सी है सुंदर कविता और ऑप्शन नंबर डी है सुंदर स्थापत्य। तो किस कला को कैलोग्राफी कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सुंदर लेखन को क्या कहते हैं? कैलोग्राफी कहते हैं। एक प्रश्न और पूछता है कि सौंदर्य का अध्ययन किसमें क्या आता है, या सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कैलोलॉजी कहते हैं। सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैलोलॉजी कहते हैं। प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न है राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मैसूर में, ऑप्शन नंबर बी है एलोरा में, ऑप्शन नंबर सी है तंजावुर में और ऑप्शन नंबर डी है इन्नौर में। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए बताइए। तो राजराजेश्वर का मंदिर जो है ये कहाँ है? तो तंजावुर में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह जो है राजराजेश्वर मंदिर जो है
इसका निर्माण कौन सा करवाया था? यदि ये प्रश्न पूछ दे कि राज राजेश्वर मंदिर का जो है निर्माण जो है तंजावुर में किस शासक के द्वारा किया गया था, तो राज के द्वारा। किसके द्वारा? राज राजा या राज प्रथम उसका नाम है, या जो भी ऑप्शन मेरे मारना है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? प्रश्न क्या कह रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में है 1869 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में है 1879 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी में है 1889 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी में है 1890 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? डैश में महात्मा गांधी, अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छोड़ा गया था या छेड़ा गया था। डैश में महात्मा गांधी के द्वारा जो है दांडी मार्च अभियान जो है छेड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए में है 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में है 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1931 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी है 1932 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी मार्च अभियान की शुरुआत की गई थी। कब? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कुल 24 दिन का समय लगा था पैदल मार्च में, दांडी यात्रा में। प्रश्न पूछता है, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है सरदार पटेल। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका कथन है? यह बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1930 ईस्वी में जो है बिहार में जो है किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, कौन किया था? ऑप्शन नंबर ए है CR दास, ऑप्शन नंबर बी है स्वामी शहजादानंद, ऑप्शन नंबर सी है मुजफ्फर अहमद, और ऑप्शन नंबर डी है राजेंद्र प्रसाद। तो 1930 ईस्वी में जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है क्या था? कौन? स्वामी शहजानंद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और स्वामी शहजानंद ने ही 1936 ईस्वी में प्रथम किसान सभा का गठन भी किया था। प्रश्न पूछता है, अखिल भारतीय किसान सभा गठन कौन करवाए थे? स्वामी शहजानंद। और 1936 ईस्वी में जो है या इसके अध्यक्ष भी चुने गए थे, प्रथम अध्यक्ष स्वामी शहजानंद ही। अगला प्रश्न है कि नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है शरत चंद्र चटर्जी, बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी है रविंद्रनाथ ठाकुर, और ऑप्शन डी में है दीन बंधु मित्र। तो नील दर्पण के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, दीन बंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीन बंधु मित्र। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? क्या कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन, मतलब कि जो है भारत से जो है आर्थिक मतलब रुपये पैसे पूंजी का जो निष्कासन हो रहा है, यहाँ से भेजा जा रहा है कहाँ? तो इंग्लैंड। इसके बारे में कौन सबसे पहले बताया था? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत दिया था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूलन की थी?
ऑप्शन नंबर ए में है लॉर्ड हेंगस्टीन, बी में है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर डी है विलियम बेंटिक और सी है मेटकॉफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने ही 1929 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा पर रोक लगाया था। कौन? तो वो विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1929 ईस्वी में, सॉरी 1829 ईस्वी में, 1929 नहीं 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की सहायता से विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा पर जो है रोक लगवाया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की परिभाषा किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने सर्वप्रथम परिभाषा दिया था कि लोगों के लिए लोगों के द्वारा लोगों पर किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो पंचायती चुनाव के लिए जो है कौन व्यक्ति जो पंचायत चुनाव लड़ सकता है उसकी न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष है, 21 वर्ष, और मत देने के लिए 18 वर्ष उम्र है। अब यदि यह प्रश्न यही पूछे कि राज्यसभा का सदस्य कोई व्यक्ति तब बन सकता है जब उसका उम्र कब हो, कितना हो, तो 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। वही लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए या लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए तो 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो 35 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए या फिर राज्य विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, या राज्य विधानसभा या फिर लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए। अगला है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती जो है त्रिस्तरीय पंचायत का जो है वो सिफारिश किए थे। अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की? ऑप्शन नंबर ए है 44वें संविधान संशोधन, बी में है 42वें, सी में है 40वें और डी में है 25वें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब डैश का अधिकार होता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू जो होता है, जो कार्यकलाप का मतलब जो है डैश का अधिकार है। ऑप्शन ए में अपने ही निर्णयों का पुनर्निरीक्षण, ये तो गलत हो जाएगा, नहीं होगा। ऑप्शन बी में है देश के न्यायिक प्रक्रिया के प्रचालन का सूक्ष्म अवलोकन, नहीं, ये भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है संविधान का सार्वभौमिक पुनरावलोकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संविधान का जो विधि प्रावधान का की जो है संवैधानिक वैधता का परीक्षण है। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? प्रश्न क्या कह रहा है, किसी भी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त जो रिटायर हो जाते हैं, वो जो अपना वकालत जो है या व्यवसाय जो है निजी तौर पर प्राइवेट रूप से जो है किन किन न्यायालय में कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान स्तर या उच्च स्तरीय या किसी अन्य न्यायालय में। उसका मन जहां भी हो, जिस भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में वो अपना वकालत कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 1.5 वर्ष की आयु तक जो सेवारत रह सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो है कितने वर्ष तक जो है अपना सेवा दे सकते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का 65 वर्ष। 65 वर्ष के बाद ही जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो वो रिटायर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चूंकि यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो उसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन की फ्रेंच ओपन टेनिस 2014 का पुरुष एकल का जो है विजेता कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राफेल नडाल। फ्रेंच ओपन टेनिस 2014 के पुरुष एकल का विजेता कौन था? तो राफेल नडाल। यही यदि 2023 में पूछे, कब? तो 2023 में पूछे, 2023 में कौन विजेता रहा है? तो नोवाक जोकोविच रहा है। फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल का विजेता कौन रहा है? तो नोवाक जोकोविच रहा है। कौन? तो नोवाक जोकोविच। वही महिला में पूछ दे तो इगा स्विएटेक। यदि महिला में पूछे तो इगा स्विएटेक, याद रखिएगा, पूछ सकता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौर मंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए ही इसका हो जाएगा राइट आंसर, प्लूटो का। 2006 में ही जो इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, प्लूटो को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 जून और 21 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 दिसंबर को। क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर को। यही यदि दक्षिणी गोलार्ध में पूछता तो 21 जून होता। प्रश्न क्या कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में है तो 22 दिसंबर है, उत्तरी गोलार्ध में पूछता तो 21 जून होता। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? मतलब कि दिन जो बड़ा किस दिन होता है? अयनांत मतलब होता है कि बड़ा, टिका हुआ। तो 22 दिसंबर को। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का जो है प्राकृतिक उपग्रह कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चंद्रमा जो है क्या है? पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह है। यदि प्रश्न यह पूछे कौन से ऐसे ग्रह है जिसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है? ऐसा 2 ग्रह, एक शुक्र ग्रह, एक बुध ग्रह। बुध और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है। दिल्ली से जो हावड़ा जाती है राजधानी एक्सप्रेस, वो किस किस राज्य से होकर के गुजरती है? यह प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन में दिल्ली, राजस्थान, बिहार, बंगाल। दूसरा ऑप्शन में है दिल्ली, पंजाब, बिहार, बंगाल। तीसरा ऑप्शन में है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। पहले दिल्ली से चलती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गीतांजलि एक्सप्रेस डैश के बीच चलती है। गीतांजलि एक्सप्रेस जो है वो किसके किसके बीच चलती है? ऑप्शन नंबर ए है हावड़ा पुरी, बी में है हावड़ा जम्मू, सी में है हावड़ा मुंबई और डी में है हावड़ा जयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हावड़ा और मुंबई के बीच में जो है गीतांजलि एक्सप्रेस चलती है। हावड़ा और मुंबई के बीच में कौन एक्सप्रेस? गीतांजलि एक्सप्रेस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दक्षिण नवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण नवल कमांड यानी कि दक्षिण नौसेना का जो है मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा कोच्चिन में है। दक्षिण का कहाँ है तो कोच्चिन में है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है। प्रश्न क्या कहा कि निम्न में से जो दिया हुआ है इसमें से कौन जो है सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है, दल है। ऑप्शन ए में सीआरपीएफ, बी में बीएसएफ और सी में सीआईएसएफ और डी में है असम राइफल। सबसे पहले जान लीजिए, इस टाइप के प्रश्न बनाने के लिए हमको इस भी पहले याद रखना होगा कि किस पैरामिलिट्री दल का जो है कब गठन हुआ था। ठीक, तो असम राइफल का गठन, इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, क्योंकि इसका सबसे पहले हुआ था या 1935 ईस्वी में ही हुआ था। असम राइफल कब तो 1935 ईस्वी में। वही पूछे सीआरपीएफ, यदि सीआरपीएफ का पूछे तो यह 1949 ईस्वी में। सीआरपीएफ तो 1949 ईस्वी में। और उसके बाद हो गया कौन तो बीएसएफ, बीएसएफ का हो जाएगा 1965 ईस्वी में। कब तो 1965 ईस्वी में। और सीआईएसएफ का 1983 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे पहले कौन हुआ था तो असम राइफल्स 1935 में, और सबसे बाद में कौन तो 1983 ईस्वी में जो सीआईएसएफ। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्व नवल कमांड कहाँ पर स्थित है, यानी कि पूर्व नौसेना का जो कमांड है वो कहाँ है। ऑप्शन ए है मुंबई, बी है विशाखापट्टनम, सी है कोच्चि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशाखापट्टनम में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रगीत है। बोला है कि निम्न में से कौन जो भारत का राष्ट्रगीत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वही राष्ट्रगान पूछता तो जनगण मन हो जाता, राष्ट्रगान तो जनगण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम। वही वंदे मातरम की रचता यदि पूछे, यानी कि राष्ट्र गीत के रचता कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगान के पूछे रचता, राष्ट्रगान जनगण मन के रचता कौन है तो रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रगीत के रचता कौन है तो बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगान का पूछे तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आप सभी को याद होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ऑप्शन ए में मोर, बी में बुलबुल और ऑप्शन सी में है तोता जिसको बोलते हैं पोपट। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है तो मोर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टस। यदि पूछ सकता है कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है तो पावो क्रिस्टस। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्वी रेल का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए यहाँ समझ लीजिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो क्या कहा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व इधर ना होगा, पूर्वी और दक्षिणी भाग इधर। तो बोल रहा है दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इधर कौन सा राज्य पड़ता है, वही होगा इसका। ऑप्शन ए देख लीजिए कोलकाता है, ऑप्शन बी देखिए खड़गपुर, ऑप्शन सी में है मालेगांव और ऑप्शन डी में है आद्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 53 नंबर का कोलकाता हो जाएगा। यहाँ कोलकाता होगा उत्तर दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में इधर क्या कोलकाता है। याद रखने के लिए चूँकि यहाँ पश्चिम बंगाल, इसलिए याद रखिएगा कोलकाता में है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ोदरा में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है, तो बड़ोदरा में है। अगला प्रश्न है कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो कोच्चि बंदरगाह कहाँ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कोच्चि बंदरगाह। ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है केरल, सी है तमिलनाडु और डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि बंदरगाह कहाँ है, तो केरल में है, कोच्चि केरल। ऑप्शन नंबर बी इसका याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। यह जो है गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी में है। यहाँ के पहले मुख्यमंत्री के नाम पे जो है बारदोलोई गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह नाम रखा गया यहाँ के पहले मुख्यमंत्री, असम के पहले मुख्यमंत्री के नाम पे, जो कहाँ है तो गुवाहाटी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ASLV का पूर्ण नाम क्या है। ASLV का जो है पूर्ण नाम क्या है,